हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन हो रहा है ये नीट 30 डेज का क्रैश कोर्स प्रोग्राम है। तो आज हम सबसे पहले इसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे 11th क्लास का चैप्टर 4 है, दैट इज एनिमल किंगडम। अब 4 चैप्टर को यहाँ पर चूज करने का जो है क्राइटेरिया ये है कि ये चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमने 4-5 ईयर्स का जो एनालिसिस किया है उसमें ये देखा है कि इसमें जो है वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने ये चैप्टर को सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट किया। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जो है अपने स्कूल के और जो स्कूल का जो नेम है और जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है, वो यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एनिमल किंगडम। और आज के सबसे पहले पार्ट में हमारा ये 2 पार्ट्स में कवर अप होगा एनिमल किंगडम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम थ्योरी जो है वो करेंगे और सेकेंड पार्ट में जो है इसी चैप्टर से जो हमारे प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। The images, text, and other material used in our presentations are for the educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. So, Animal Kingdom. All the multicellular eukaryotic animals are kept in animal kingdom. तो जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं हम उनको एनिमल किंगडम में रखते हैं। यूकैरियोटिक एनिमल्स, तो हमारे 2 तरीके के सेल्स होते हैं, आपको पता होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, राइट। यहां पर यूकैरियोटिक एनिमल्स है और साथ साथ वो मल्टी सेलुलर भी हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने कहां पर रख दिया है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे वो हमारे मोनेरा के केस में जाते हैं और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स जो हैं वो प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। बट यहां पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूकैरियोटिक, उनका यूकैरियोटिक भी है। यूकैरियोटिक आपको पता होगा कि ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, है ना, उनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं एनिमल किंगडम। डिफरेंट एनिमल्स आर प्रेजेंट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म। अब देखिए बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, है ना, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फॉर्म्स जो हैं वो, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके जो फॉर्म्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ एनिमल्स बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ लैंड पे पाए जाते हैं। सबका लिविंग फीचर्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर अलग, उनका अडेप्टेशन अलग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें अलग अलग एनिमल्स को अगर पढ़ना हो तो हम कितने सारे एनिमल्स को स्टडी करेंगे, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट जो है वो हो जाएगा स्टडी करना सारे एनिमल्स को इंडिविजुअली, राइट। तो अब इसका क्या करें हम? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ना ये टाइम टू टाइम इस पर काम करते रहे हैं, राइट। तो उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया कि हम ऑर्गेनिजम्स को उनके फीचर्स पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम पहले से क्लासिफाई करते हैं और इस क्लासिफिकेशन से उनकी स्टडी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी, उनके डिस्क्रिप्शन को लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर एक एक ऑर्गेनिजम्स को हम लिखना शुरू करेंगे तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे आज के टाइम में हमें सभी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं क्लास 11th का बच्चा हूं, अगर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं करूंगा। मुझे एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए मुझे एक एक ऑर्गेनिजम्स की जो है वो जानकारी हो जाए, राइट।
So the classification also help in assigning a systematic position to the newly described species. अब classification तो organisms को हम ग्रुप में रख देते हैं, लेकिन एक और भी इस क्लासिफिकेशन से फायदा होता है कि आप एक ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक पोजीशन दे रहे हैं और उस पर्टिकुलर स्पीशीज को जो न्यूली खोज हुई है, एक नई स्पीशीज को जो खोज हुई है, उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन भी मिल रही है और उसको डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही हम उसके न्यू स्पीशीज जो डिस्कवर हुई है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत आसानी से हम उसको देख सकते हैं कि वो किस पर्टिकुलर फाइलम में, किस पर्टिकुलर क्लास में, किस पर्टिकुलर फैमिली में वो रखा जा सकता है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे मैच करेगी उस पर्टिकुलर फाइलम में उसको रखना आसान हो जाएगा। अब ये जो क्लासिफिकेशन की बात हमने की कि हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, हमारी स्टडी इजी हो जाती है। क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, इसी को कहा जाता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपके क्लासिफिकेशन को करने के लिए जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका आ जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। अब इसमें जो चीजें आप फॉलो करते हैं वो देखिए क्या है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, सीलोम कैसा है। अब देखिए ये सारे टर्म्स बड़े ना टिपिकल हैं, है ना, वो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि सीलोम क्या होता है। सीलोम जो होता है वो बॉडी की कैविटी होती है। अब आप कहेंगे कि ये कैविटी कहां पर प्रेजेंट होती है, तो देखिए हमारा एक बॉडी वॉल होता है और हमारी एक गट होती है। गट का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस से भी, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे एंड होता है, और ये ट्रू आपका जो है वो एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है और जो बॉडी की वॉल है उसके बीच में गैप होता है। अगर ये गैप ट्रूली प्रेजेंट है तो वो कहलाता है सीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। अब ये सीलोम भी देखिए कई तरीके के होते हैं, जब हम इस पर आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे फीचर्स को क्लासिफिकेशन के करने से पहले बहुत बारीकी से ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेक किया जाता है, देखा जाता है कि इसमें सीलोम कैसा है, इसकी सिमेट्री कैसी है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसे हैं, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। तो ये सारे जो है फीचर्स जो है वो बेसिक फीचर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, राइट। तो ये तो हमें देखना ही देखना है। These features are used as the basis of animal classification। और देखिए ये जो सारे फीचर्स हैं ये आपके यूज किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए, और एक एक करके हम ये फीचर्स को देखेंगे आज। सबसे पहले देखिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। All members of Animalia are multicellular and all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell। सभी ऑर्गेनिज्म में आपको सेम जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो सेम नहीं मिलता है। ऑर्गेनिज्म तो सभी मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन इनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल अलग अलग तरीके का होता है। तो कैसा कैसा होता है ये हमें देखना है। सबसे पहले देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। तो आपका जो सबसे पहला फाइलम है वो कौन सा है, स्पॉन्जेस, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्पॉन्ज की तरह होते हैं, तो ये फाइलम जो है आपका आता है पोरीफेरा, है ना। और इसी में सारे स्पॉन्ज जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं। अब इसकी अगर आप बॉडी को देखेंगे ना तो लूज सेल एग्रीगेट्स कहे जाते हैं। लूज सेल एग्रीगेट्स कहने का मतलब मल्टी सेलुलर है, लेकिन सभी सेल्स कैसे हैं, लूज हैं। सभी सेल बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं है और हर सेल इंडिविजुअली वर्क कर रहा है। मतलब कि एक सेल जो है वो रिप्रोडक्शन जो है आपका रेस्पिरेशन कर रहा है, डाइजेशन उसी में हो रहा है। अब जैसे हमारे में तो सिस्टम है बॉडी में, अगर आप अपने बॉडी को देखें तो हमारे बॉडी में तो सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, लेकिन यहां पर हर सेल यही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ध्यान रखना है आपको।
पोरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो है सम डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि चलो आप ये पर्टिकुलर सेल हो तो आप ये काम कर लेना, आप इस तरह की सेल्स हो तो आप ये काम कर लेना। ऐसा जो है डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बहुत कम देखा जाता है। सम डिवीजन ऑफ लेबर यू सी इन द केस ऑफ पोरीफेरेंस या फिर स्पॉन्जेस, या फिर हम कहें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो कम देखा जाता है। इन सिलेंट्रेट्स, अब देखिए नेक्स्ट फाइलम की बात की जा रही है, सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए वहां पर पोरीफेरा से हम आगे किसमें? सिलेंट्रेट्स में। तो यहां पर अरेंजमेंट ऑफ सेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है। द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज इनटू द टिश्यूज। और यहां पर जो आपको अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखने को जो मिल रहा है वो कैसा है? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स यहां पर जो है वो आपका टिश्यू लेवल का है। यहां पर जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है वो टिश्यू है, यानी कि यहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। देख रहे हैं आप, एक फाइलम से दूसरे फाइलम में हम गए तो पहले में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे में सिलेंट्रेट्स में हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां पर टिश्यू है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स arranged together in such a way that they are performing a one particular function। बहुत सारी कोशिकाएं एक ग्रुप बनाती हैं और वो पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो कोई एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है या एक पर्टिकुलर कार्य को कर रहा है, राइट? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, देखिए अब नेक्स्ट फाइलम जो हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस में देखिए आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यहां पर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? और इसी तरीके से आप देखेंगे कि एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, है ना, ऐसे और जहां पर हमें ऑर्गन्स जो है वो एसोसिएट होकर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। तो आपने देखा किससे कैसे, जैसे जैसे हम एक फाइलम से दूसरे फाइलम में, है ना, सिंपल वन से कॉम्प्लेक्स की तरफ जब मूव करते जाते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे चेंज हो जाता है। पोरीफेरेंस में सेलुलर लेवल था, निडेरियंस में या फिर सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल था, प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमें जो है वो ऑर्गन लेवल ऑफ दिखाई दिया, यानी कि यहाँ पे ऑर्गन्स बन गए टिश्यू के मिलने से। और एनिलीड्स तक जाते जाते आपको ऑर्गन सिस्टम मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे सिस्टम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और ये पर्टिकुलर सिस्टम किसी ना किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो ये मैंने बात कर ली एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब ये देखिए ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ना अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज को भी शो करता है। जैसे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस में सिंगल ओपनिंग होती है। मैंने कहा था ना कि जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओपनिंग होती है, वन इज माउथ एंड अनदर वन इज द एनस। तो देयर मस्ट बी अ टू ओपनिंग, राइट? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस में जो है वो सिंगल ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग नहीं होती, राइट? इस वजह से इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके के होंगे, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट टाइप। इनकम्प्लीट में एक ही ओपनिंग होगी जैसा कि हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस में देखने को मिलता है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो सेपरेट ओपनिंग होती है, एक जिसको हम माउथ कहते हैं जिससे कि फूड को लेते हैं, और एक होता है एनस जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निष्कासित किया जाता है या फिर निकाल दिया जाता है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं। ओपन टाइप का मतलब होता है कि ब्लड जो है हार्ट से पंप किया जा रहा है, वो ब्लड को पूरा का पूरा पोर कर दिया जा रहा है या फिर फैला दिया जा रहा है किसके ऊपर? सेल्स और टिश्यू के ऊपर। सेल्स और टिश्यू के ऊपर
पूरा जो है वो ब्लड को पोर कर दिया जाता है, और ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। जैसा कि हम देखते हैं अपने जितने भी इंसेक्ट्स हैं, है ना, उनमें आपको इस तरीके का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अगला जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में आप देखेंगे कि हार्ट होती है, और हार्ट से ब्लड जो है वो डायरेक्टली सेल्स या टिश्यू के ऊपर पोर नहीं किया जाता, है ना। उसमें सेल्स और टिश्यू जो है वो ब्लड से पूरे नहा नहीं रहे होते हैं, उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू पहुंचाया जाता है। वो चैनल किससे बनते हैं? वो बनते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू। इनके थ्रू जो है वो ब्लड को हार्ट से लेकर जो है रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाएगा, राइट। तो ये क्लोज्ड है, ब्लड कहीं बिल्कुल जो है सेल्स या टिश्यू के ऊपर फ्लो नहीं कर रहा है ना, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसका बेस्ट एग्जांपल, यानी कि जो पहला फाइलम है हमें इस तरह का जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, वो है एनिलीड्स में। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अर्थवर्म, है ना। तो अर्थवर्म के केस में जो है हमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ही बात की जा रही है। दो तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज टाइप। ध्यान रखना है किस किस फाइलम में ये पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। तो सिमेट्री देखिए क्या होता है कि एनिमल्स की मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखकर आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते हैं तो आप इसको कहेंगे कि इनमें सिमेट्री पाई जाती है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कहेंगे कि इनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अब देखिए यहां पर देखिए एक ऐसा यहां पर ये क्रैब दिखाया गया है। क्रैब को अगर आप बीच से इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से अगर आप कट करिए तो आप इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। और बिल्कुल वो हूबहू है, एक दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज है ना। तो ये बाइलेटरल सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसके सेंटर एक्सिस से, और किसी भी एक्सिस से आप इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए ये बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। रेडियल सिमेट्री क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को आप उसके सेंटर ऑफ एक्सिस से कई जगह से आप काट सकते हैं और उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री को आप कहते हैं रेडियल सिमेट्री। सो स्पॉन्जेस, अब देखिए अगर आप स्पॉन्ज की बात करें ना तो इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती। दे आर एसिमेट्रिकल बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स। आप इसको दो बराबर भागों में इसके सेंटर एक्सिस से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसमें जो है बाहर की तरफ जो फैलाव इनका होता है वो कोई प्रॉपर वे में नहीं होता। अब देखिए क्रैब के केस में आप इसके अपेंडेजेस देखिए, जितने अपेंडेजेस इधर हैं उतने ही अपेंडेजेस इधर भी हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों बराबर हैं, इसलिए आप इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहीं पर ये वाला लेग अगर इसका नहीं होता कि एक तरफ 4 लेग्स पाए जाते हैं और एक तरफ 3 लेग्स पाए जाते हैं, तो ये भी एसिमेट्रिकल हो जाता, राइट। Now, when any plane passing through the center axis of the body divides the organism into two identical halves, किसी भी center axis से आप इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो ये रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। अब देखिए किसमें पाया जाती है, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स, दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन आप में इसमें रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। Animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into identical left and right, जो लेफ्ट में है वैसा ही बिल्कुल राइट में है, और ये सिर्फ एक प्लेन से, वन प्लेन है जो कि इसको इक्वल लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर सकती है। ऐसी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री। अब हम बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जब सेल एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होता है ना, तो एम्ब्रियो का जो पूरा सेल का जो मास है वो अपने आप को दो लेयर्स में अरेंज कर लेता है।
एक होता है एक्टोडर्म जो कि बाहर की तरफ लेयर है, और एक होती है एंडोडर्म जो कि अंदर की तरफ लेयर होती है। सारी सेल्स जो हैं अपने आप को अरेंज कर लेती हैं दो लेयर में। अब इसी वजह से आप इसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में जिन जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ दो लेयर फॉर्म होती हैं, आप उसको कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिलेंट्रेट्स, है ना। सिलेंट्रेट्स यानी कि सिलेंट्रेटा फैमिली या फिर निडेरिया फैमिली में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm. अब देखिए इसी डिप्लोब्लास्टिक के केस में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर पाई जाती है जो कि जेल जैसी होती है, सेलुलर नहीं होती, जेल जैसी होती है, और आप इसको कहते हैं मिजोग्लिया। अब जो दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म है उनमें देखिए 3 डिफरेंट लेयर्स पाई जाती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो एज इट इज है, लेकिन यहां पर जो डिप्लोब्लास्टिक के केस में मिजोग्लिया पाई जाती थी, यहां पर अब वो सेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कहलाती है मीजोडर्म। ऐसी लेयर को हम कहते हैं मीजोडर्म लेयर, राइट। और इस जब 3 लेयर हो जाती हैं एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम में, तो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय अगर वो पूरी जो मास ऑफ सेल्स है वो 3 डिफरेंट लेयर्स में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अब ये पाया कहां कहां से जाता है, देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, कॉर्डेट्स तक। ठीक है, आपका पोरीफेरा में भी डिप्लोब्लास्टिक है, आपका जो है निडेरिया है वो भी डिप्लोब्लास्टिक है। पोरीफेरा में तो वैसा नहीं होता, निडेरिया में आपका पाया जाता है डिप्लोब्लास्टिक। टीनोफोर्स जो है, टीनोफोरा, उसमें भी आपका डिप्लोब्लास्टिक है। जब हमारा ये फाइलम शुरू होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, वहां से देखिए सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो जाते हैं। आगे के जितने भी फाइलम्स होंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट, ये सभी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इनमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलोम की, यानी कि बॉडी कैविटी। Presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall. Gut wall is very important in classification. Classification में देखिए इसका काफी यूज किया जाता है। इस पर्टिकुलर फीचर को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मीजोडर्म। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी कैविटी होनी चाहिए, साथ साथ बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, वो मीजोडर्म की बनी होनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये ट्रू सीलोम है, राइट। एनिमल पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। जिन भी ऑर्गेनिज्म में सीलोम पाया जाता है उनको सीलोमेट कहा जाता है। अब सीलोमेट कहां से शुरू हो रहे हैं, एनिलीड से। एनिलीड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट, ये सभी जो हैं आपके सीलोमेट्स हैं। In some animals, body cavity is not lined by the mesoderm. कुछ में mesoderm present नहीं होती, उनमें पाउचेस के फॉर्म में, ये स्कैटर्ड फॉर्म में, आप ये फिगर दे सकते हैं, पाउचेस के फॉर्म में है, छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में है, तो ये आपके सीडोसिलोमेट कहलाते हैं, राइट। सच बॉडी कैविटीज आर कॉल्ड सीडोसिलोम। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, राइट, एंड दे आर पोजेसिंग द सीडोसिलोमेट्स, दैट इज एस्केलेमिन्थेस। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जो है एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म का, जिसमें कोई सीलोम नहीं पाई जाती, वो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। एस्केलेमिन्थेस जो है वो आपका सीडोसिलोमेट होता है। द अर्थवर्म, द बॉडी शोज द पैटर्न ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यहां पर जो अर्थवर्म के केस में सेगमेंटेशन पाया जाता है वो मेटामेरिज्म होता है। बाहर से भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, अंदर से भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और जो सेगमेंट्स हैं उसमें कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहा जाता है, और ये एनिलीड्स का, अर्थवर्म एनिलीड्स को बिलोंग करता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्म लेयर से बनता है। देखिए एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, हर लेयर से
स्पेसिफिक ऑर्गन बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म में जो है मीजोडर्म से बन सकता है तो दूसरे में किसी और से बन सकता है ना। ये फिक्स होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। नोटोकॉर्ड देखिए मीजोडर्म से बनता है और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, कुछ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, डॉर्सल और वेंट्रल दो पोजीशन होती है। तो डॉर्सल साइड में जो है अगर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पाया जा रहा है, राइट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। देखिए कॉर्डेट्स के केस में नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तभी हम आप उसको कॉर्डेट्स कहेंगे, अदरवाइज वो कॉर्डेट्स में आएगा ही नहीं। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट। स्ट्रक्चर्स आर और जिनमें ये नहीं पाए जाते, विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। तो पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं, और हेमीकॉर्डेट से फिर स्टार्ट होता है आपका हेमीकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ये जितने भी हैं आगे के। उसके बाद फिर फर्दर हम कॉर्डेट्स में बहुत सारे क्लासेस देखते हैं, वो सब में आपको नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस देखने को मिलता है। ओरिजिन आपको याद रखनी है, मीजोडर्मल है ये। Animals are classified on the basis of common fundamental features that are shown in figure. तो देखिए यहां पर कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल होती है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो दो आप इसको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप सिमेट्री देखें तो सिमेट्री के बेसिस पे आप इसको एसिमेट्रिकल कह सकते हैं, रेडियल सिमेट्री कह सकते हैं, और बायलेटरल। तीन तरह की सिमेट्री हमने पढ़ ली। बॉडी कैविटी आप दो तरीके के हमारे पास ये भी तीन तरीके की होती है। एक जिसमें बिल्कुल ही नहीं पाई जाती, एसिलोमेट जिसको कहते हैं, है ना। मैं इसको भी काउंट कर रहा हूं कि एक तरह की ये बॉडी कैविटी कि कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। एक होती है कि जिसमें स्यूडोसिलोमेट होता है ना, एस्केलमेंथीज, जिसका एकमात्र ऐसा फाइलम है जिसमें कि स्यूडोसिलोमेट जो है वो टाइप ऑफ बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। और आपका जो बाकी फाइलम आप देखिए यहां पर एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, सब में ट्रू बॉडी कैविटी होती है, राइट। तो फाइलम में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है हमने अभी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो फंडामेंटल फीचर्स हमने अभी यहां पढ़े, उसी बेसिस पे देखिए किस तरीके से अरेंजमेंट की गई है हमारे डिफरेंट फाइलम्स की। अब हम एक एक फाइलम को जो है यहां पर डिस्क्राइब करेंगे, तो आप यहां पर समझ चुके हैं कि फंडामेंटल फीचर्स क्या होंगे। तो अब ये फंडामेंटल फीचर्स ना जब जब आप फाइलम पढ़ेंगे ये बार बार रिपीटेड होंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना। मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा फाइलम्स आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। हम इनको कॉमनली जो है वो स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। और एसिमेट्रिकल, अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि एसिमेट्री क्या होती है। एसिमेट्री मतलब कोई भी सिमेट्री इनमें नहीं पाई जाती, और ये ज्यादातर ना मरीन होते हैं। मरीन यानी कि जो है वो सी में, ओशंस में पाए जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रेश वाटर नहीं होते, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि पोरीफेरेंस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट, कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। बाहर से छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको आप कहते हैं ऑस्टिया, और ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है जिसको आप कहते हैं ऑस्कुलम। बाहर से यहां से जो छोटे छोटे बॉडी में पोर्स होते हैं उससे वाटर एंटर करता है, और इसकी जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है उसमें वाटर के साथ साथ जो फूड मटेरियल पास आउट करके जाते हैं, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, वो इसकी कैविटी में प्रेजेंट हो जाती है। यानी कि कैविटी में वो पूरा वाटर है, और इस कैविटी को कहा जाता है स्पॉन्जोसील कैविटी। ये आप देख सकते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। ये ऑस्टिया और ऑस्कुलम की बात की। ऑस्टिया इसके पूरे बॉडी सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, ऑस्कुलम इसके टॉप ऑफ द जो है बॉडी जो होती है वहां पर एक बड़ी ओपनिंग होती है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। एंट्री वाटर की ऑस्टिया के थ्रू होती है और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकलता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट क्या क्या, जब वाटर जाता है तो किस तरीके से
ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल होता है, फूड के गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, राइट, और वेस्ट भी रिमूव करता है। वेस्ट जो है वो इसी स्पॉन्जियोसील कैविटी में डाल दिया जाता है और वो इसके ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब देखिए, हर फाइलम का ना कुछ एक बहुत स्पेसिफिक फीचर होता है जो कि उसी पर्टिकुलर फाइलम में पाया जाता है और किसी भी फाइलम में नहीं पाया जाता, राइट। तो अब पोरीफेरा के केस में कॉइनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स, ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर फाइलम में हमें देखने को मिलता है और किसी भी फाइलम में ये नहीं पाया जाता, राइट। स्पॉन्जोसील जो इसकी कैविटी है, आप देख सकते हैं इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल यहां पर है, आप देख सकते हैं ये इसका सेल का शेप है और यहां पर इसका कॉलर है ना, इसीलिए इसको कॉलर सेल्स के कॉमनली कहा जाता है और साइंटिफिकली इसको कॉइनोसाइट सेल कहा जाता है। ये कॉइनोसाइट सेल्स फूड को लेने के लिए जो है, और इसमें आप देख सकते हैं फ्लैजेला भी है। वाटर करंट जो है बनाए रखने के लिए भी इसको जरूरत होती है। ये मूव जब करते हैं फ्लैजेला तो वाटर करंट स्पॉन्जोसील कैविटी में बना रहता है। डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर टाइप इनमें होता है। तो ये देखिए, कॉइनोसाइट्स आपको ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर फाइलम का फीचर है। The body is supported by the skeleton made up of spicules और spongin fibers। इनके बॉडी में spicules और spongin fibers जो है वो पाए जाते हैं, जो कि इनके स्केलेटन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों पाए जाते हैं। एग्स भी वही उसी बॉडी में बन रहा है और स्पर्म भी उसी बॉडी में बन रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्माफ्रोडाइट है। आपका अर्थवर्म जो है वो भी हर्माफ्रोडाइट है, राइट। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। कई बार क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाते हैं, यहां पर इनके छोटे छोटे ना फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, तो वो फ्रैगमेंट जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। ईच फ्रैगमेंट वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रिपेयर कर लेता है और वो दोबारा से जो है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करता है। तो ये एसेक्सुअल मूड हुआ, लेकिन इनमें सेक्सुअल मूड भी देखा जाता है क्योंकि ये गैमेट्स फॉर्म करते हैं, एग और स्पर्म, और इनके यूनियन से जाइगोट बनता है और फिर इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहीं पे भी लिखा है, इसका मतलब है कि लार्वा बन रहा है। लार्वा का अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो आपने फ्रॉग अगर पढ़ा हो तो फ्रॉग में देखिए टैडपोल बनता है, टाइप ऑफ लार्वा। तो यहां पर भी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लार्वा बनता है। और जिन भी ऑर्गेनिज्म में लार्वा का फॉर्मेशन होता है आप उसको कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और जिनमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता उनमें आप कहते हैं कि डायरेक्ट जो है वो डेवलपमेंट है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, मैं एक पॉइंट आपको यहां पर बताऊं कि ये इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, साइंटिफिक वाले भी और कॉमन नेम भी। कई बार मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये मैच करने के लिए आते हैं, तो आपको दोनों नाम यहां पर याद रखने हैं। साइकॉन देखिए स्काइफा है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है ना, ये देखिए फ्रेश वाटर स्पीशीज है। मैंने पहले भी कहा था कि ज्यादातर मरीन होते हैं लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं, तो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो है सिलेंट्रेटा, और इसको हम निडेरिया भी कहते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि हर फाइलम का जो नेम है उसके किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। पिछला जो हमारा फाइलम था पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरी का मतलब पोर्स, तो उसके पूरे बॉडी की सरफेस पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे पोर्स है जिनको आप ऑस्टिया कह रहे हैं। अब यहां पर देखिए सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया जो नाम रखा गया है, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल पाई जाती है जिसके बेसिस पे ये। पहले इसके जो कॉमन फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मतलब होता है कि किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होना, वो बॉडी जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म सिलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं जो कि फ्री स्विमिंग है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जो है वो वाटर में मूव कर सकते हैं।
सिमेट्री इनमें कैसी पाई जाती है? रेडियल। अब देखिए, द नेम निडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट ऑफ सेल्स। अब ये जो सेल्स होती है ना, ये इनके लिए डिफेंस का काम करती है, अटैचमेंट का काम करती है, ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करने का काम करती है, जो कि इनका फूड हो सकता है। ये एक कैप्सूल टाइप ऑफ सेल्स होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसका ये आर्मर है, ये जो ऐसा स्टिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये पहले इसके अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही इसको खतरा महसूस होता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको जो है इसके ऊपर जो है अटैक कर सकता है, तो ये बहुत तेजी से बाहर स्टिंग की तरह बाहर निकलता है और उस ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज्ड कर देता है। कई बार ये सरफेस से अटैच करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और कई बार ये ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके पास आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये मेरा फूड हो सकता है, तो इस नीडोसाइट या फिर नीडोब्लास्ट सेल्स की हेल्प से उसको ये कैप्चर कर सकते हैं। इसीलिए इसको स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर निमेटोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है, इसी की इसका आप नेम देखिए, सिलेंट्रेटा है ना, या फिर निडेरिया। तो नीडोब्लास्ट सेल से ही देखिए निडेरिया फाइलम का नेम आया है। ये पढ़ेंगे, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, देखिए, एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए और कैप्चर ऑफ प्रे के लिए इस पर्टिकुलर सेल्स का ये इस्तेमाल करते हैं, निडेरियंस। निडेरियंस एग्जिबिट द टिश्यू लेवल, देखिए यहां से ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और ये डिप्लोब्लास्टिक। अब मैं यहां पर बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दे हैव ऑर्गन, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जैसे स्पोरीफेरेंस के केस में स्पॉन्जोसील कैविटी पाई जाती है, वैसे ही इसकी बॉडी के अंदर भी एक कैविटी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सिंगल ओपनिंग होती है, सिर्फ माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरीके का होता है ये, यानी कि सेल के अंदर भी फूड को लेके डाइजेशन कर सकते हैं और सेल के बाहर भी। Some of the cnidarians corals have the skeleton composed of calcium carbonate. अब देखिए, इसमें ना दो फॉर्म इसके बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है वो इस तरीके का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप में होता है। ये एक जगह से दूसरे जगह ये मूव कर सकते हैं, राइट। तो फॉर्मर यानी कि पॉलिप जो है, देखिए किस में पाया जाता है, हाइड्रा और अडेम्सिया के केस में। जबकि आपका मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला शेप होता है, फ्री स्विमिंग होता है, और ये ऑरेलिया या फिर जेलीफिश के केस में पाया जाता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में दोनों पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होते हैं। Those cnidarians which exhibit both the forms, देखिए दोनों फॉर्म, यानी कि एक स्टेज में पॉलिप है, एक स्टेज में मेड्यूसा है ना, और दोनों ऑल्टरनेट करते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेशन पाया जाता है पॉलिप और मेड्यूसा, ये कहलाता है मेटाजेनेसिस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटाजेनेसिस पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर फाइलम में हमें देखने को मिलता है, राइट। पॉलिप आया, फिर मेड्यूसा फॉर्म बना, फिर अगेन पॉलिप बन गया, तो ऑल्टरनेट कर रहा है, राइट। और ये हमें किस में देखने को मिलता है, ओबेलिया के केस में, राइट, ओबेलिया के केस में। तो ये आपको याद रखना है, मेटाजेनेसिस, पॉलिप और मेड्यूसा ऑल्टरनेट कर रहे हैं, और किस ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, ओबेलिया के केस में दोनों स्टेजेस पाई जाती हैं। वैसे पॉलिप सिर्फ हाइड्रा और एडेम्सिया के केस में पाया जाता है, मेड्यूसा आपका जेलीफिश और ऑरेलिया के केस में पाया जाता है। अब फाइसेलिया देखिए, अब इसके ऊपर भी कई बार एग्जामिनेशन, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर मैच करने के लिए दिया गया है। फाइसेलिया कॉमनली कहा जाता है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, अडेम्सिया को सी एनिमोन यानी कि समुद्री खीरा के नाम से जाना जाता है, पेनाटुला सी पेन के नाम से जाना जाता है, गोर्गोनिया को सी फैन, और मेंड्रिना ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है। आपको सभी नेम याद होने चाहिए, और उसके कॉमन नेम भी। कई बार मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये मैच करने के लिए दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे, टीनोफोरा। टीनोफोरा, इसको कॉमनली सी वॉलनट या फिर कोम जेलीज के नाम पे
जाना जाता है, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी कि ये सिर्फ मरीन एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। ये कई बार स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया जा सकता है, एक्सक्लूसिवली मरीन। रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। ये सभी पॉइंट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं यहां पर बार बार रिपीट नहीं करूंगा। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ, अब देखिए यहां पर ये जो ग्रीन स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सटर्नल रोज ऑफ जो है वो कोम प्लेट्स हैं, और ये लोकोमोशन में इनको हेल्प करते हैं, राइट। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। बायोल्यूमिनेसेंस इस पर्टिकुलर फाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये ना बिल्कुल बायोल्यूमिनेसेंस है, चमकते हैं वाटर में, राइट, दे एमिट लाइट, राइट, और इसलिए इनको हम टीनोफोर्स के नाम से जानते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी ऑर्गेनिज्म में ही, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द सेक्सुअल मीन्स, ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये पूछा भी गया है एक साल, है ना, कि रिप्रोडक्शन जो है इनमें सिर्फ सेक्सुअल तरीके से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर फाइलम का। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अगेन इनमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती है, और फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, यानी कि गैमेट्स वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे और वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। नेक्स्ट फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थीज, इसको फ्लैट वर्म्स के भी नाम से जाना जाता है, और ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, यानी एक सरफेस डॉर्सल हो गया, एक सरफेस वेंट्रल हो गया। आपकी हाथ की जो हथेली होती है, एक सरफेस जो है ऊपर की तरफ जो है वो डॉर्सल है, और जो नीचे की तरफ है वेंट्रल है। ऐसा ही हमारा ये वर्म्स भी होते हैं, इसीलिए इसको फ्लैट वर्म्स के नाम से जाना जाता है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे ना कि ये किसी न किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट, और ह्यूमन में भी देखिए ये पाए जाते हैं, ह्यूमन में भी ये एज अ पैरासाइट्स पाए जाते हैं। Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic, acoelomate animals and organ level of organization. यहां पर organ बनते हुए आप देखेंगे, फर्स्ट टाइम आ रहा है ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम नहीं फॉर्म हुआ है अभी। आप यहां पर देखेंगे कि डाइजेशन के लिए जो है वो स्टमक है, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है सॉरी, फ्लेम सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यहां पर ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं जो कि इसके पैरासिटिक फॉर्म को सपोर्ट करते हैं। हुक से ये टिश्यूज से अटैच हो जाते हैं, और सकर से ये ब्लड या फिर न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। Some of them absorb nutrient from the host directly through the body surface. इनकी जो बॉडी सरफेस होती है ना, वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अनडेवलप्ड होता है। इसको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे बॉडी में रह के या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रह के डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है इसके अपने बॉडी सरफेस से, तो इसको जरूरत ही नहीं है फूड को डाइजेस्ट करने की। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो टोटली अनडेवलप्ड फॉर्म में होता है। Specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. देखिए, excretion और osmoregulation, water balance, osmoregulation यानी कि water balance को करने के लिए यहाँ पर flame cells, special cells पाई जाती है जिसको flame cells कहते हैं। Sexes are not separate, ये भी hermaphrodite ही हैं, दोनों जो है sexes मेल और फीमेल ये दोनों एक ही में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। ये इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें कई लार्वल स्टेजेस आपको ऑर्गेनिज्म के देखने को मिलते हैं, स्पेशली लिवर फ्लूक के केस में। ये टेप वर्म है। टेप वर्म जो है, आप इसका छोटा छोटा सेगमेंट देख रहे हैं, ये
इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो होती है वो दो ऑर्गेनिज्म में पूरी होती है, पिग और ह्यूमन के केस में। तो जो ह्यूमन जो है वो पिग को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, उनका जो मीट है एज अ फूड लेते हैं, तो कई बार पॉर्क जो होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट यानी कि कुक नहीं होता है ना, अच्छे से कुक नहीं होता है। तो पिग के जो मीट है उसको पॉर्क कहा जाता है, और जब वो अच्छे से कुक ना किया गया हो तो इसका जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। वो प्रोग्लोटिड्स कई बार ह्यूमन के बॉडी में आ जाता है और ये हैच करके पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना। तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो दोनों ऑर्गेनिजम्स के में पूरी होती है, पिग और ह्यूमन के केस में। लिवर फ्लूक है, ये जो है शीप के केस में देखने को मिलता है, और इसमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट यहां पर मेंशन, आपको ये पॉइंट याद रखना। सॉरी। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी। प्लेनेरिया में रीजेनरेशन कैपेसिटी बहुत होती है। छोटे, अगर आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे तो ये ईच पीस जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, जिसको आप रीजेनरेशन कहते हैं। जो रीजेनरेशन करने की कैपेसिटी होती है ये सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में ही ये देखी जाती है। तो इस पर्टिकुलर फाइलम में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ये बहुत ज्यादा जो है वो देखी जाती है कि अगर आप इसको दो पीस में कट कर देंगे तो दोनों पीस जो है वो एक नए इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। इसके बेस्ट एग्जांपल है टीनिया, जिसको टेप वर्म के नाम से जाना जाता है। टेप वर्म यानी कि फीता कृमि, पूरा टेप जैसा दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, टेप जैसा दिख रहा है। फैशियोला, फैशियोला को लिवर फ्लूक भी कहा जाता है। अगला हमारा फाइलम है एस्केल्मेंथीज। द बॉडी ऑफ द एस्केल्मेंथीज आर सर्कुलर। आप इसको क्रॉस सेक्शन जब कट करेंगे ना तो इसकी बॉडी बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगी, इसीलिए इसको कॉमनली राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक हो सकते हैं, और ये पैरासिटिक दोनों के केस में होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स के केस में भी। राउंड वर्म्स में देखिए पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। अभी तक प्लेटीहेल्मिन्थीज तक जो है वो ऑर्गन लेवल तक था, यहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप हो गया। ऑर्गन सिस्टम कहने का मतलब हो गया जैसे इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट। इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें कि स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि फॉल्स सीलोम पाया जाता है ना। छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में ये डेवलप होते हैं और ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है। और ये जो पाउच है इसकी और जो है आउटर लाइनिंग जो है वो मीजोडर्मल होती है। और आपको पता है कि सीलोम तभी सीलोम कहलाएगा या बॉडी कैविटी कहलाएगा जब उसकी ओरिजिन मीजोडर्मल होगी, राइट। ये पॉइंट इस पर्टिकुलर फाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीडोसिलोमेट, और इसके ऊपर एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, यानी कि माउथ एंड एनस पाया जाता है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, और इसका जो फैरिंग्स होता है वो काफी मस्कुलेचर होता है और काफी वेल डेवलप्ड होता है। Excretory tubes remove the body waste from the body cavity through the excretory pore. छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिससे कि ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। आप यहां पर देख सकते हैं मेल और फीमेल, यहां पर राउंड वर्म्स है ना, एस्केल्मेंथीज के ये जो कॉमन है राउंड वर्म, जिसको एस्केरिस भी हम कहते हैं, और ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस जैसे कि मेल और फीमेल बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, आप बाहर से देखकर पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल, इसीलिए इसको डायोशियस कहा जाता है। जैसे मेल देखिए इसकी साइज छोटी है और फीमेल थोड़ी जो है वो बड़ी भी है, और इसका जो बॉडी का वॉल जो है वो तो काफी मस्कुलेचर है, राइट। और इसका आप देख सकते हैं मेल के केस में इसका एक एंड जो है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ना। तो यहां पर इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ये मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है, इसीलिए इसको डायोशियस कहा। Often males are longer than male. Females are longer than males. Female बड़ी होती है मेल्स की अपेक्षा। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है और
इनडायरेक्ट भी हो सकता है ना। ये डायरेक्ट कहने का मतलब है कि यंग वंस जो बिल्कुल एडल्ट जैसे दिखते हैं, लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि इनमें लार्वल स्टेजेस भी पाई जाती। इसके एग्जांपल्स एस्केरिस जिसको राउंड वर्म्स के नाम से जाना जाता है, वुचरेरिया जिसको फाइलेरिया वर्म कहा जाता है, जिससे हाथी पाव है ना एक बीमारी होती है, फाइलेरिया बीमारी वो होती है। एंकाइलोस्टोमा हुक वर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए। मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कई बार पूछे गए हैं, सभी फाइलम के लिए है ये पॉइंट। They may be aquatic, marine or freshwater, terrestrial, free living and sometime parasitic. जो है ये हम एनिलीडा पर आ चुके हैं। कुछ एनिलीडा जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं और कुछ जो है एक्वेटिक भी होते हैं, और एक्वेटिक में ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। ये इस पर्टिकुलर फाइलम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि मेटामेरिज्म पाया जाता है। मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन पाया जाता है, और हर सेगमेंट में आप देखेंगे ना कि कोई ऑर्गन का रिपीटिशन है ना। रिपीटिशन आपको ऑर्गन में हर सेगमेंट में रिपीटेड और जो है वो ऑर्गन आपको अंदर से दिखाई देंगे। इस वजह से इसको मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहा जाता है, और ये इस पर्टिकुलर फाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इनको सीलोमेट एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू द सेगमेंट मेटामर्स, हेंस इसको हम एनिलीडा के नाम से भी जानते हैं। They are possesses longitudinal circular muscles जो कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेरिस जो है इसमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसको आप पैरापोडिया कहते हैं। एक बार इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर, पैरापोडिया के ऊपर। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है। नेफ्रीडिया इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना। एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया है। जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस के केस में फ्लैटवर्म वो फ्लेम सेल्स थे, यहां पर जो है वो नेफ्रीडिया है एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम्स जो है पेयर्ड गैंग्लियन के फॉर्म में है, और ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाते हैं। नेरिस इसका एक्वेटिक फॉर्म है और ये डायोशियस है ना। बाहर से देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा मेल है और फीमेल है। अर्थवर्म और लीचेस जो है इसके मोनोशियस है, इनमें हर्माफ्रोडाइट है, यानी इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों इसमें प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, और इसके एग्जांपल्स नेरिस है, फेरेटिमा है, हिरोडिनेरिया है। नेक्स्ट फाइलम आ जाता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज्यादा स्पीशीज इनमें पाई जाती है, और इसमें इंसेक्ट सभी इसी पर्टिकुलर फाइलम में इंक्लूडेड होते हैं। 1/2 ऑफ नेम्ड स्पीशीज आपके आर्थ्रोपोडास को ही बिलोंग करते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो पिछले फाइलम से ही स्टार्ट हो चुका है। अब जितने भी फाइलम आएंगे उसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेशन पाई जाती है, और ये सीलोमेट एनिमल्स। बॉडी आर्थ्रोपोडस की जो है देखिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर फाइलम का कि काइटिन की बनी होती है इसकी एक्सोस्केलेटन, राइट। और काइटिन एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बाहर से अगर आप देखेंगे तो बॉडी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हेड रीजन, चेस्ट वाला रीजन जिसको थोरैक्स कहा जाता है, और जो पीछे का जो बड़ा रीजन होता है उसको आप एब्डोमेन कहते हैं। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इसका पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और फाइलम का नाम भी देखिए इसी से आ गया। आर्थोस का मतलब होता है जॉइंट, है ना, जुड़ाव जिसमें कहा जाता है, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, आर्थोपोडा, राइट। तो देखिए अपेंडेजेस कैसे हैं, जॉइंटेड है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर फाइलम का नाम पड़ा आर्थोपोडा। और किसी भी फाइलम में आप देखेंगे कि जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते। रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ
ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बुक गिल्स जो वाटर एक्वेटिक होते हैं उनमें पाई जाती है। बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं या फिर ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए ओपन टाइप ऑफ होता है, जो हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ओपन एंड क्लोज टाइप। जब हार्ट से ब्लड डायरेक्टली ऑर्गन के ऊपर पोर कर दिया जाता है, सेल्स और टिश्यू के ऊपर पोर कर दिया जाता है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। तो यहां पर आर्थ्रोपोडा के केस में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। सेंसरी और ऑर्गेनिज्म में देखिए क्या क्या है, एंटीना है, आई है, स्टैटोसिस्ट पाया जाता है। ये इसका बैलेंसिंग ऑर्गन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। स्टैटोसिस्ट जो है वो बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए। एक्सक्रीशन देखिए, मालपीजियन टिब्यूल्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाइलम टू फाइलम देखिए बदल जाते हैं, है ना, मालपीजियन टिब्यूल्स। इसके पहले जो फाइलम था हमारा एनिलीडा, उसमें नेफ्रीडिया पाए जाते थे। यहां पर मैल्पीजियन टिब्यूल्स पाए जा रहे। डायोशियस हैं, मेल और फीमेल देख के बताया जा सकता है, अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल एंड मोस्टली ओवीपेरस, एग लेइंग होते हैं। ओवीपेरस यानी कि एग लेइंग, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो जाता है। डेवलपमेंट दोनों तरीके के हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट देखा गया है, कुछ में इनडायरेक्ट देखा गया है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेजेस। अब मैं एग्जांपल बता दूं, कॉकरोच के केस में जो लार्वा पाया जाता है उसको निम्फ कहा जाता है ना। आपका दीमक भी इसी में आता है, और उसमें भी जो इसका जो लार्वा होता है वो निम्फ कहा जाता है ना। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, और किसी किसी में कोई भी जो है वो लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती। जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल हूबहू आपके एडल्ट जैसे दिखते हैं, और बस साइज उनका छोटा होता है। तो ऐसे डेवलपमेंट को आप डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन लार्वल स्टेजेस जिसमें पाई जाती है वो इनडायरेक्ट इसलिए कहा जाता है कि जो उसका लार्वा है वो एडल्ट जैसा नहीं दिखता, इसलिए उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। अब जैसे निम्फ की बात की, तो निम्फ जो है वो एडल्ट कॉकरोच जैसा नहीं दिखाई देगा, उसमें कुछ थोड़े चेंजेस होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो उसका फीचर्स जो है वो डेवलप होता जाएगा, और वो फिर एडल्ट फॉर्म में बिल्कुल चेंज हो जाता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स देखिए क्या क्या है, जो कि एपीज हैं, आपको हनी प्रोवाइड करते हैं, उनको हनी भी कहा जाता है। बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, ये इससे सिल्क प्राप्त होता है। लेसिफर, लैक इंसेक्ट्स, ये लैक बनाया जाता है, और इससे बहुत सारे आर्टिस्टिक मटेरियल बनाए जाते हैं। कई बार जो बैंगल्स होते हैं उसकी इंटरनल लाइनिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लैक का। वेक्टर्स, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटोज जो हैं ये सारे, है ना, एनोफ्लीज, मॉस्किटो, क्यूलेक्स, एडीज, ये सभी जो हैं आपके वेक्टर्स का काम करते हैं, डिजीज फैलाने का काम करते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट देखिए, लोकस्ट, है ना, लिविंग फॉसिल है ल्यूमिनस किंग क्रैब। इनमें बहुत सालों से जो है वो कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये लिविंग फॉसिल कहलाते हैं। ल्यूमिनस इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बाद। मोलस्का इज आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और ये एक्वेटिक हो सकते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। बॉडी इज कवर्ड विद कैलकेरियस शेल। बॉडी जो है इनमें कैलकेरियस शेल से कवर्ड होती है, और इनमें जो है वो डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल ऑर्गन या फिर हम्प हमें देखने को मिलता है। A soft spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump। जो इसमें सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है ना स्किन की, जो कि मेंटल के ऊपर पाई जाती है। अ मेंटल ओवर द विसरल, उसको विसरल हम के ऊपर जो पाई जाती है उसको मेंटल कहते हैं, और ये काफी सॉफ्ट होती है इसकी स्किन। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। और जो स्पेस आपका हम्प और मेंटल के ऊपर पाया जाता है उसको
मेंटल कैविटी कहा जाता है? दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए जाने जाते हैं। इनमें ये जो विसरल जो मेंटल कैविटी होती है उनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में ये हेल्प करते हैं। एंटीरियर हेड रीजन जो है इसमें सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। द माउथ कंटेन अ फिंगर लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज रेडुला। इसका जो माउथ है वो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जैसे फाइलिंग की जाती है ना, वो प्रेजेंट होता है और फीडिंग में हेल्प करता है, जिसको आप रेडुला कहते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस पर्टिकुलर फाइलम का। दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओवीपेरस और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि लार्वल स्टेजेस पाई जाती है। पाइला, जिसको एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है, पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर के नाम से जाना जाता है, सीपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल एंड चीटोप्ल्यूरा काइटॉन के नाम से जाने जाते हैं। जो ब्रैकेट में है वो कॉमन नेम है और जो इटैलिक्स है वो इसके जो है वो साइंटिफिक नेम है। आपको दोनों याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इसकी एंडोस्केलेटन जो होती है जो है वो पाई जाती है इसमें। एंडोस्केलेटन और कैल्केरियस ओसाइकल्स से बनी हुई होती है ना, छोटे छोटे ओसाइकल्स होते हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए कैल्केरियस कहा जा रहा है। स्पाइनी बॉडीड होती है, इनकी पूरी बॉडी जो है ना स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर्स इनके ऊपर प्रेजेंट। मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स में रेडियली सिमेट्रिकल देखा जाता है, जबकि इनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। और ये फीचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब लार्वा प्रेजेंट है तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, लेकिन जब ये एडल्टहुड में पहुंच जाता है तो सिमेट्री बदल जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनमें, है ना। ये पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और सीलोमेट एनिमल है, यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ है और इसका एनस भी पाया जाता है। माउथ जो है वो वेंट्रल साइडेड है, लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, और एनस जो है वो इसका अपर साइड में प्रेजेंट। The most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system। आप देख सकते हैं, ये फिगर इसीलिए लगाया गया कि आप इसको देखिए। ये इसके ना आर्म्स हैं, ये इसके आर्म्स हैं और आर्म्स के अंदर का स्ट्रक्चर यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये आर्म्स के अंदर जो है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इस तरीके से प्रेजेंट होता है। एक सर्कुलर आप रिंग कैनाल देख रहे हैं और इससे बहुत सारे रेडियल कैनाल इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, राइट। और इसमें ट्यूब फिट, छोटे छोटे एम्पुला लगे रहते हैं और ये ट्यूब फिट होता है इसके नीचे, आप देख सकते हैं। तो इसमें वाटर फिल हो जाती है। जब वाटर फिल हो जाती है तो एक तरह का ये स्केलेटन की तरह बिहेव कर जाता है, बिल्कुल इसके आर्म सारे डायरेक्टेड हो जाते हैं और फिर वाटर जब निकल जाता है तो ये स्क्वीज आउट हो जाता है। तो इसके आर्म्स एक बार फैलते हैं, एक बार सिकुड़ते हैं, एक बार फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, और इस तरीके से ये मूवमेंट में यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। फूड के कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल और रेस्पिरेशन में भी ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। इस पर्टिकुलर फाइलम का ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। सेक्सेस जो है वो सेपरेट है इनमें। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप होता है इसमें। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट वाटर में यूनाइट होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट और इनमें फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है, इसी वजह से ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जा रहा है।
इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइना सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया जिसको सी कुकम्बर कहा जाता है, और फ्यूरा ब्रिटल स्टार कहा जाता है। ये सभी इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है फाइलम आपका नॉन प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, पहले रखा जाता था। हेमिकॉर्डेटा है वह रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर और जिसमें कॉलर रीजन होता है जिसको स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड, है ना, नोटोकॉर्ड जैसा ही स्ट्रक्चर है जिसको स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है, और ये भी इसी पर्टिकुलर फाइलम में पाया जाता है और किसी फाइलम में ये देखने को नहीं मिलता है। The phylum consists of small group of worm-like marine animals जिसमें कि organ system level of organization हमें देखने को मिलता है। वर्म जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं ये सारे। एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक। पूरी बॉडी को अगर आप देखेंगे ना कि 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो प्रोबोसिस है, फिर कॉलर आता है और फिर लॉन्ग ट्रंक रीजन। ये देख सकते हैं प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक रीजन। बैलेनोग्लॉसस इसका एग्जांपल है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स और इनमें गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड है। हेमिकॉर्डेटा में जो प्रोबोसिस है वो एक्सक्रीटरी ग्लैंड के लिए यूज किया जाता है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं इनमें। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, यानी कि जो गैमेट्स है वो वाटर में रिलीज किए जाते हैं, और डेवलपमेंट में इनमें इनडायरेक्ट देखा गया। बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज कॉर्डेटा। देखिए इसमें कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड आप यहां पे देख सकते हैं, एक नर्व कॉर्ड पाई गई है जो कि अंदर से खोखली है, हॉलो है, राइट, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये तीनों जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं कॉर्डेट्स के। जिन जिन में ये फीचर्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट फीचर? नोटोकॉर्ड का पाया जाना, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का पाया जाना और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखा जाता है। दे पोजेसेस पोस्ट एनल टेल, आप देख सकते हैं एनस है और एनस के बाद जो है वो छोटी सी टेल प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसको पोस्ट एनल टेल कहा जाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होता है? क्लोज टाइप। अभी टेबल है उसमें यहां पर कंपैरिजन किया गया है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये टेबल है। वर्टिब्रेट्स जो हैं, आपका जो सब फाइलम है कॉर्डेट्स का, देखिए एक वर्टिब्रेटा होता है ना, जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। और अगर आप वर्टिब्रेट्स के डिवीजन को देखेंगे तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा जिनमें की जॉ नहीं पाई जाती, जॉज आप समझ रहे हैं, माउथ, माउथ जो बनता है वो जॉज की हेल्प से बनता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, है ना। तो जो जिनमें जॉ नहीं पाए जाते वो एग्नेथा है और जिनमें जॉज पाए जाते हैं वो ग्नैथोस्टोमेटा है। जिसमें जॉ नहीं पाए जाते उसमें सिर्फ एक क्लास आता है जिसको साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। और ग्नैथोस्टोमेटा आपके 2 तरीके के होते हैं, पीशीज, जिनमें कि हमारे 2 क्लास आते हैं, कॉन्ड्रक्टीज और ऑस्टियोक्टीज। कॉन्ड्रक्टीज यानी कि आपके कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टियोक्टीज यानी कि बोनी फिशेस। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का मतलब ही होता है कि लिम्स पाया जाना। पोडा का मतलब होता है लिम्स, जैसे हमारे हाथ और पैर होते हैं ना, ये पोडा है, लिम्स है। और 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी कि 4 लिम्स पाए जाते हैं। तो देखिए एम्फीबिया में 4 लिम्स पाए जाते हैं, रेप्टिलिया में पाए जाते हैं, एव्स में पाए जाते हैं और मैमल्स में भी पाए जाते हैं। The notochord is replaced by the cartilaginous bony vertebral column in the adult. वर्टिब्रेटा के केस में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है,
आगे चलकर जब ये एडल्ट में बदलते हैं ना, तो ये फिर वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, राइट? Thus all vertebrates and chordates, but all chordates are not vertebrates. सभी जो vertebrates हैं वो आपके chordates में आते हैं, लेकिन सभी chordates जो है वो vertebrates नहीं होते. Vertebrates have a ventral muscular heart with 2 or 3 chambers. किसी में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, जैसे फिशेस में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, है ना? और आपके 4 चैम्बर्स जो हैं वो एव्स और मैमल्स में पाए जाते हैं. किडनी जो पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ठीक है, और इनमें फिन्स या फिर लिम्स पाए जाते हैं इनके लोकोमोशंस के लिए. साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कुछ फिशेस के ऊपर. दे हैव द इलोंगेटेड बॉडी, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग, इनका जो माउथ होता है ना वो फूड को सक करने के लिए जो है वो मॉडिफाइड होता है, और इनमें जो है जॉज नहीं पाए जाते, राइट? एग्नेथा जो मैंने कहा था ना कि विदाउट जॉज होते हैं, तो साइक्लोस्टोम्स जो है वो एक जो है सिंगल जो है वो क्लास है जिसमें कि कोई भी जॉज नहीं पाए जाते. बॉडी जो है वो डिवॉइड ऑफ स्केल्स होती है, यानी कि कोई भी स्केल्स इसके बॉडी के सरफेस पे नहीं पाए जाते. क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज की बनी होती है, और सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप होता है. साइक्लोस्टोम्स मरीन होते हैं और माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर मतलब कि मरीन से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, वहां पर ये एग ले करते हैं, स्पर्म लेकर रिलीज करते हैं वाटर में, फर्टिलाइजेशन होता है ना, और ये वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है ये स्पॉनिंग करने के बाद. आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, क्योंकि वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट को बहुत देर तक जो है वो बियर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बॉडी अडेप्टेड है मरीन एनवायरनमेंट के लिए. Their larva after the metamorphosis return to the ocean, और लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके ओशन में वापस आ जाते. इसके एग्जांपल्स हैं पेट्रामाइजोन जो कि लैम्प्रे हैं कहलाते हैं कॉमनली, मिग्जीन हैगफिश कहलाते हैं. कॉन्ड्रक्चीज जिसको कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना होता है. माउथ वेंट्रल पोजीशन में होता है और नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है, पूरी लाइफ टाइम इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है. गिल स्लिट सेपरेट होते हैं विदाउट ऑपरकुलम, कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती. कॉन्डक्ट जो है ऑस्टियोक्थीज देखेंगे उनमें ऑपरकुलम पाया जाता है, लेकिन कॉन्डक्थीज के केस में ऑपरकुलम या फिर गिल कवर नहीं पाया जाता. द स्किन इज टफ और इसमें प्लेकॉइड नामक स्केल्स पाई जाती है. ये इस पर्टिकुलर फाइलम का इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर है. फाइलम नहीं क्लास, कॉन्डक्थीज का ये इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेकॉइड स्केल्स का पाया जाना. और जो है टीथ जो है वो प्लेकॉइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन है जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होती है. देयर जॉज आर वेरी वेरी पावरफुल, और उसके जॉज बहुत मजबूत होते हैं. These animals are predaceous. जो शार्क होती है वो इसी को बिलोंग करती है, predaceous है. शार्क बहुत ही पावरफुल इसके जॉज होते हैं. They have to swim constantly to avoid sinking, और इसमें ना एयर ब्लैडर जो है नहीं पाया जाता. एयर ब्लैडर जो है ऑस्टियोक्थीज के केस में पाया जाता है, तो इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना रहता है. अगर ये कहीं रुकेंगे तो ये सिंक करना शुरू हो जाती है. तो आप देख सकते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसमें, 1 ऑरिकल और वेंट्रिकल. टॉर्पीडो एक ऐसी फिश है जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन इनमें पाया जाता है, और ट्राइगॉन जो है इसमें पॉइजन स्टिंग पाया जाता है. ये 2 एग्जाम्पल्स भी हो गए और उसके फीचर्स भी यहां पर बता दिए गए आपको. कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये एनवायरनमेंट के जो अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते. दे कैन नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. सेक्सेस इनमें भी सेपरेट पाए जाते हैं. मेल में जो है वो पेल्विक फिन्स क्लैस्पर्स होते हैं जो कि इनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो हेल्प करते हैं.
दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये वीवी पैरस होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवी पैरस नहीं है, वीवी पैरस। ये यंग वंस को जो है वो जन्म देते हैं, है ना, एग ले नहीं करते। स्कॉलियोडॉन डॉगफिश के नाम से जाना जाता है, प्रेस्टिस सॉफिश के नाम से जाना जाता है, कारकैड्रॉन ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से जानी जाती है, और ट्राइगोन स्टिंग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो फिश है वो ऑस्टियोक्थीज है, यानी कि बोनी फिशेस। इसका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है, इसलिए इसको बोनी फिशेस भी कहा जाता है। ये दोनों जगह पाए जाते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में और फ्रेश वाटर में भी। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है क्योंकि इसको वाटर करंट को कट करना होता है। आप जितने भी ऑर्गेनिज्म देखिए, जैसे बर्ड्स भी हैं, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है क्योंकि इसको एयर करंट को कट करना होता है। बोट जो होती है, शिप जो होती है, वो भी उसका शेप देखिए कैसा है, स्ट्रीमलाइंड है ना, क्योंकि उसको वाटर करंट को कट करना होता है। तो फिशेस की भी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड। माउथ टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स स्लिट, जो कि ऑपरकुलम से कवर्ड होते हैं। ये मैंने आपको जब कॉन्ड्रिक्थीज बता रहा था तो वहां पे भी बताया था, क्योंकि कॉन्ड्रिक्थीज के केस में ऑपरकुलम नहीं पाया जाता, जबकि आपके ऑस्टियोक्थीज के केस में ऑपरकुलम पाया जाता है। स्किन कवर्ड विथ साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल्स आपका कॉन्ड्रिक्थीज के केस में था, यहां पर साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इसके बायोइंसी को, है ना। एयर ब्लैडर की वजह से ये कहीं पे भी जो है बॉइंट, अगर स्विम ना भी करें तो ये वाटर सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, बाहर वाटर में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूर्ण होती है। दे आर ओवीपैरस, ये एग ले करते हैं और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती। मरीन, देखिए कुछ मरीन फिशेस के एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक्सोसीटस, जिसको फ्लाइंग फिश के नाम से भी हम जानते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर जैसे लेबियो है, जिसको रोहू के नाम से जाना जाता है। कटला इज अगेन, इसको कॉमनली भी कटला कहा जाता है। क्लेरियस मांगुर। एक्वेरियम फिशेस बेटा है, जिसको फाइटिंग फिश कहा जाता है, और टेरोफाइलम है, जिसको एंजल फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फाइलम इज क्लास इज एम्फीबिया। एम्फीबियन मींस डुअल, जो कि ये दोनों जगह पर रह सकते हैं ना, लैंड पे भी और वाटर में भी, और इसी वजह से इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस वाटर में भी अनुकूलित हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहने के लिए अनुकूलित हैं। ज्यादातर में आप देखेंगे कि इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होती हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम। 4 पिन्स मतलब अग्रपाद, आपके जो दोनों हाथ हैं वो अग्रपाद हैं, 4 लिम्स, और पीछे के दोनों लेग्स जो हैं होते हैं इनमें वो पश्चपाद हैं, यानी कि हाइंड लिम्स। बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, हेड एंड ट्रंक रीजन। एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होती है, जिनमें कि कोई भी स्केल्स नहीं पाए जाते। दे हैव आईलिड्स और टेम्पैनम, सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता। जैसे कि आप ह्यूमंस के केस में देख सकते हैं, बाहर पिना है, एक्सटर्नल ईयर, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक्सटर्नल ईयर बिल्कुल एब्सेंट होता है ना। और ईयर जो है वो सिर्फ टिम्पैनम के मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है, हालांकि इसमें इंटरनल ईयर जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप बाहर की तरफ कोई ईयर जैसा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सिर्फ एक मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर दिखाई जाएगी, दिखती है, जिसको आप टिम्पैनम कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर क्लोएका, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, देख सकते हैं आप। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल निकल रहा है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकल रहा है, वो इसी ओपनिंग से निकल रहा है, क्लोएका। यूरिनरी यानी कि यूरिन जो पास आउट होता है, लिक्विड सब्सटेंस जो पास आउट होता है, वो भी इसी से निकल रहा है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एग फीमेल के केस में और मेल के केस में स्पर्म जो है
वो भी यहीं से रिलीज हो रहा है। तो कॉमन चैम्बर है क्लोएका, ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर। रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स होता है, गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है और स्किन के थ्रू होता है ना। जब ये हाइबरनेट कर रहे होते हैं तो वो स्किन से रेस्पायर कर रहे होते हैं। जब ये वाटर के केस में होते हैं, वाटर जैसे कि लार्वल स्टेज इनमें पाई जाती है, जो कि वाटर में पाई जाती है, और उसमें आप देख सकते हैं कि इनमें गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लैंड पे रहने के लिए आ जाता है फ्रॉग, तो उसमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं। हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी जो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। और ये ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, फ्रॉग के केस में टैडपोल लार्वा पाया जाता है और उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है क्योंकि वो वाटर में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बूफो यानी कि टोड, राना जिसको राना टिग्रीना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, सैलेमेंड्रा सैलेमेंडर के नाम से जाना जाता है, और इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, इसमें कोई भी लिम्ब नहीं पाई जाती। देखने से ये लगता है कि ये स्नेक जैसा है, लेकिन ये एम्फीबिया ही है, कोई भी लिम्ब नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्लास इज रेप्टिलिया। रिपेयर रैप्टम मींस क्रीप और क्रॉल। ये क्रीप और क्रॉल करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन देखा जाता है इसमें। और इसमें जो आप इसकी स्किन देखेंगे तो एपिडर्मल स्केल्स या फिर स्क्यूट्स पाए जाते हैं, इसके सरफेस पे स्क्यूट्स या फिर एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल और ईयर ओपनिंग, और टिम्पैनम जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसके ईयर को। limbs are of 2 pairs. 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन 4 चैम्बर क्रोकोडाइल के केस में पाया जाता है, ये इसका एक्सेप्शन। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड इसके एग्जाम्पल्स हैं, और जिसके ऊपर स्केल्स और एज ए स्किन कास्ट पाया जाता है। ये उतार सकते हैं अपनी कवच को, स्केल्स को पूरा का पूरा उतार सकते हैं, इसलिए ये स्किन कास्ट करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, ओवीपेरस है और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट टाइप होता है। इसके एग्जांपल्स हैं चिलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टॉइज, कैमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक्स। देखिए पॉइजनस स्नेक्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, नाजा जिसको कोबरा के नाम से जानते हैं, बेंगेरस करैट के नाम से जानते हैं, वाइपेरा वाइपर के नाम से जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बर्ड्स के, यहां पर हम एव्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास जो है। इसमें देखिए फेदर्स पाए जाते हैं और इसके 4 लिम्स जो होते हैं, है ना, वो विंग्स में बदल जाते हैं। और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं कि जो कि फ्लाइटलेस होती हैं, जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। पोजेसेस बीक, इनमें बीक पाई जाती है, 4 लिम्स जो है मॉडिफाइड हो जाती हैं विंग्स के केस में। हाइंड लिम्ब जनरली हैव द स्केल्स, और ये मॉडिफाइड होती है वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लैस्पिंग के लिए, ट्री के ब्रांचेस को जो है पकड़ के रखने के लिए इनकी जो हाइंड लिम्ब होती है वो मॉडिफाइड। स्किन जो होती है ड्राई होती है, कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, लेकिन टेल रीजन के पास जो है बेस पर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन होता है, और इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, ऑसिफाइड और हॉलो होता है। न्यूमैटिक बोन्स कहे जाते हैं। हॉलो इसलिए होता है कि उसमें हवा भर जाती है और इसके बॉडी को उड़ते समय हल्का बनाए रखने के लिए जो है वो मदद करती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स एडिशनल चैम्बर, जैसे कि क्रॉप और गीजार्ड, देखिए एक अलग से चैम्बर इनमें पाया जाता है जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा जाता है। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल।
वार्म ब्लडेड है, होमो आयोथर्मस यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, ये अपने बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये पहला ऐसा फाइलम आया है अभी तक, होमो आयोथर्मस यानी कि वार्म ब्लडेड। इससे पहले जो जो हमारे क्लास थे, है ना, वो सभी में आप देख रहे थे कि कोल्ड ब्लडेड थे वो, लेकिन ये वार्म ब्लडेड है। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा इनमें देखा गया है, लंग्स पाई जाती है। और जो है एयर सैक्स जो है वो लंग से अटैच होते हैं, क्योंकि इनको उड़ने के लिए जो है ना बहुत ज्यादा जो है रेस्पिरेशन करने की आवश्यकता होती है, तो सप्लीमेंट रेस्पिरेशन ये प्रोवाइड करते हैं एयर सैक्स। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल अलग होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। ओवी पेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट देखा गया। इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, प्रोवस जिसको क्रो कहा जाता है, कोलंबा पीजन को कहते हैं, पिस्टाकुला पैरट को कहते हैं, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच को कहते हैं, पैवो पीकॉक, एप्टेन एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन को कहते हैं, और नियोफ्रॉन वल्चर को कहते हैं। लास्ट क्लास है हमारी मैमेलिया। दे आर फाउंड इन द वेराइटी ऑफ हैबिटेट। देखिए कहां कहां पाए जाते हैं, पोलर आइस कैप्स में, डेजर्ट में, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, कितनी जगह पर मैमल्स पाए जाते हैं। दे हैव अडेप्टेड फॉर फ्लाई और लिव इन वाटर। मोस्ट यूनिक मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स इनमें पाए जाते हैं, और ये अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए इसका यूज करते हैं। They have two pairs of limbs, walking, running, climbing, burrowing, इन सब के लिए जो है वो यूज करते हैं अपने लिम्स को। स्किन ऑफ एनिमल्स जो है वो इनके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर देखिए पहली बार आ रहा है यहां पर, एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, कैनाइन, इंसिजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये जॉज में अरेंज होते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ये होमोआयोथर्मस होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू देखा गया। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, और ये विविपेरस होते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि प्लेटिपस, ये एग लेंगे। ओवीपेरस देखिए आपका, ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस, ये इसका एग्जाम्पल है जो कि एग लेंगे, है ना। विविपेरस आपके बाकी सभी हैं, मैक्रोपस कैंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलियस कैमल, मकाक मंकी, रैटस रैट, कैनस डॉग्स, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, एंड पैंथेरा लियो लॉयन। ये सभी साइंटिफिक और कॉमन नेम दिए हैं, आप सभी को इसको ध्यान रखना है। ये कुछ जो है स्पॉन्जेस के हैं फीचर्स, लेकिन हम इसको अभी यहां पर अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारा जो भी हमने अभी क्लास यहाँ पर अटेंड की, देखिए इसका ये पूरा क्रक्स है ना। पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिमेट्री कैसी होती है, सीलोम क्या है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। तो ये जब आप रिवीजन करेंगे तो आप इसको यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किस में, कहां से शुरू हो रहा है, एस्केल्मेंथीज से, यहां तक एब्सेंट है। इनकम्प्लीट 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 आपका सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस में, एस्केल्मेंथीज में कंप्लीट टाइप है। और जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम देख सकते हैं आप, किसी में भी प्रेजेंट नहीं है ना। डिस्टिंक्टिव फीचर्स यहाँ पर जो कि इसी पर्टिकुलर फाइलम में पाया जाता है, पोर्स और कैनाल्स जैसा सिस्टम में देखा गया है। आपका पोरीफेरेंट में, सिलेंट्रेट्स के केस में निडोब्लास्ट सेल्स का पाया जाना है। कोम प्लेट्स का पाया जाना देखा जाता है टीनोफोरा में, फ्लैट बॉडी और सकर्स पाए जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और आपके वर्म शेप्ड जो होते हैं एस्केल्मेंथीज के केस में। यहां पर एनिलीडा के केस, मोलस्का के केस में, इकाइनोडर्मेटा के केस में हम देखते हैं कि
एनिलीडा में बॉडी सेगमेंटेड होती है, रिंग्स पाई जाती हैं, एक्सटर्नल स्केलेटन और शेल प्रेजेंट होता है मोलस्का के केस में, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये सभी फीचर्स हैं, आप इसको यहां से भी जो है रिविजन कर सकते हैं। तो हमने यहां पर थ्योरी के पार्ट में काफी डिटेल है इसकी थ्योरी, तो हमने देखा कि इसमें ये किस तरीके से इनमें जो है फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पढ़ने हैं और साथ साथ इसके जो है फाइलम का जो डिस्टिंक्ट फीचर है उसको भी पढ़ना है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है, उसमें हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कौन कौन से। अब हम यहां पर नीट में आए हुए कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी कि आर्थ्रोपोडा का वो पर्टिकुलर कौन सा जो है वो फीचर नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ए काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बी मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सी पैरापोडिया एंड डी जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये हमारा प्रश्न है कि कौन सा फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो है वो फीचर नहीं है, राइट। तो आप अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं, हालांकि मैं इसके आंसर को डिस्कस करता हूं यहां पे। ये हमारा प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसका आंसर है, देखिए, पैरापोडिया। अगर आपको याद हो कि पैरापोडिया कहां पाया जाता है, पैरापोडिया आपका एनेलिडा के केस में, नेरिस एक एग्जाम्पल है, उसमें पाया जाता है, राइट। तो सी ऑप्शन यहां बिल्कुल करेक्ट है। ऑल आर्थ्रोपोड पोजेसेस स्टिफ एक्सोस्केलेटन, सभी में देखिए एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है ना, पॉलीसेकेराइड एक तरह का। आर्थ्रोपोड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और इसकी बॉडी आपको सेगमेंट्स में डिवाइडेड मिलती है ऑर्गेनिज्म में, है ना, छोटे छोटे सेगमेंट्स। आर्थ्रोपोडस के केस में भी हम, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ उसमें पाया जाता है एनिलीडा में, लेकिन आर्थ्रोपोडा में भी जो है वो सेगमेंट्स देखे गए हैं और उनमें भी रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन देखे गए हैं। पैरापोडिया आर पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बॉडी सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट से ना बाहर की तरफ छोटे छोटे अपेंडेजेस बाहर की तरफ निकलते हैं। आपके एनसीईआरटी में फिगर भी दिया हुआ है नेरिस का, अगर नेरिस के आप बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे ना तो वहां पर आप देखेंगे कि पैरापोडिया पाई जा रही है ना। तो पैरापोडिया, नेरिस किसका एग्जाम्पल है, एनिलीडा का। तो ये पर्टिकुलर फीचर जो है वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग नहीं करता है। और हमारा डी ऑप्शन जो था, है ना, वो आर्थ्रोपोडा अपेंडेजेस में बी आइदर बाइरैमस और यूनिरैमस। इसमें जो है अपेंडेजेस जो होते हैं वो बाइरैमस या फिर यूनिरैमस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं या फिर अनब्रांच्ड होते हैं। एंड दे डू नॉट पोजेसेस जॉइंटेड अपेंडेजेस, और जो है जॉइंटेड अपेंडेजेस तो यहां पर पाए जाते हैं, ये इसका फीचर है ना। ये डू नॉट, ये यहां पर नहीं होना चाहिए। दे पोजेसेस जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडस के केस में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन आपके एनिलीडा के केस में जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते। बहरहाल हमारा यहां पर जो आंसर है वो क्या है, पैरापोडिया। पैरापोडिया जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा यहां, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। ये सारे ऑर्गेनिजम्स को आपको देखना है और बताना है कि कौन सा जो है वो एक्वेटिक मैमल है। देखिए, ए डॉल्फिन, सील, ट्राइगॉन, बी व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी ट्राइगॉन, व्हेल्स, सील्स, एंड डी ऑप्शन कहता है सील्स, डॉल्फिन एंड शार्क्स। तो इसका आंसर देखते हैं। ये हमारा प्रश्न था, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वेल्स, डॉल्फिन और सी, ये तीनों जो हैं वो मैमल्स हैं और एक्वेटिक मैमल्स हैं, है ना, वाटर में पाए जाने वाले मैमल्स हैं। ये इसका
एक्सप्लेनेशन है शार्क एंड ट्राइगॉन। ट्राइगॉन भी एग्जांपल्स दिया हुआ था ना, ये स्ट्रिंग रे के नाम से जाने जाते हैं। ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। ये दोनों जो हैं, शार्क और ट्राइगॉन जो है वो कैसे हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। जबकि आपके वेल, डॉल्फिन और सील्स एक्वेटिक मैमल्स है। इसीलिए मैंने कहा था उस समय भी जब थ्योरी आपको बता रहा था कि आपको सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। जितने भी एग्जाम्पल्स फाइलम के, क्लास के दिए हुए हैं, आपको सब याद होने चाहिए, साइंटिफिक नेम भी और उनका कॉमन नेम भी। अब जब आप प्रश्न देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रश्न जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं। An important characteristic that hemichordates share with the chordate, यानी कि जो पर्टिकुलर फीचर जो है हेमिकॉर्डेट्स में पाया जाता है वही आपके कॉर्डेट्स के केस में भी पाया जाता है, राइट? तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है यहां पर। ऑप्शन ए है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, बी pharynx with gill slits, C pharynx without gill slits, and D absence of notochord। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कॉमनली हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के केस में पाया जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद द कॉर्डेट्स। इसका हमारा आंसर है फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, है ना? फेरिंग्स भी पाए जाते हैं और वहां पर गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर फीचर जो है वो आपका हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों के केस में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन, pharyngeal gill slits are present in hemichordates and in chordates. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स ओनली, और इसी की वजह से देखिए नोटोकॉर्ड के पाए जाने की वजह से ही हमारा कॉर्डेट्स जो है, आपका जो एनिमल का क्लासिफिकेशन है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, है ना? और कॉर्डेट्स किस लिए अलग होते हैं? क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और नॉन कॉर्डेट्स के केस में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन नॉन कॉर्डेट्स, है ना? तो ये जो है आपका फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो है वो कॉमन फीचर है, दोनों के केस में पाया जाता है ना? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आ चुका है। इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड, देख रहे हैं मैंने उस टाइम बताया था उस पर्टिकुलर फाइलम का वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है। वो पर्टिकुलर सेल्स सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा के केस में ही पाई जाती है, और किसी भी फाइलम में आप ऐसी सेल्स को नहीं देखते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ए ऑस्कुला, बी कोइनोसाइट्स, सी मीसेनकाइमल सेल्स, एंड डी ऑस्टिया। ये हमारे 4 ऑप्शंस थे। और क्वेश्चन था कि पोरीफेरेंस की जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है उसकी लाइनिंग किससे बनी होती है, और वो लाइनिंग एक तरह के फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं जिसको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है। तो नेम ही यहां पर पूछा जा रहा है। हमारा प्रश्न था ये कि स्पॉन्जोसील कैविटी में जो लाइनिंग होती है फ्लैजिलेटेड सेल्स की, उसको हम क्या कहते हैं स्पॉन्जस के केस में या फिर पोरीफेरेंस के केस में। तो देखिए ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट है, कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स जो है वो कॉलर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है या फिर फ्लैजिलेटेड सेल्स के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो उनमें फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, कोइनोसाइट्स आपको ध्यान रखना। इन पोरीफेरेंस स्पॉन्जेस कोइनोसाइट्स कॉलर सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जोसील। जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है उसकी पूरी लाइनिंग ये बनाते हैं, ये पर्टिकुलर सेल्स। फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं कॉलर सेल्स में, जो कि वाटर, फ्लैजिला जब मूव करते हैं ना तो वाटर करंट को मेंटेन करते हैं, क्योंकि ऑस्कुला से जो वाटर आ रहा है जो है जो पोर्स है छोटे छोटे जिनको ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया से जो वाटर आ रहा है वो ऑस्कुलम से बाहर निकलना चाहिए, और ये वाटर करंट बना रहना चाहिए स्पॉन्जोसील कैविटी में।
तो ये जब फ्लैजेला मूव करते हैं ना आपके फ्लैजिलेटेड सेल से, तो ये वाटर करंट को मेंटेन करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एक मूवमेंट जिससे कि वाटर ऑस्टिया से जो आता है वो फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉप एंड गिजार्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब ये आया था पॉइंट तब भी मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? तो किस में पाया जाता है ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्रॉप और गीजार्ड एक एडिशनल ऑर्गन पाए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ए एम्फीबिया, बी रैप्टिलिया, सी ऑस्टियोक्थीज एंड डी एव्स। तो हमारा प्रश्न था कि आपको आइडेंटिफाई करना है वर्टिब्रेट्स का वो पर्टिकुलर ग्रुप जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एडिशनल जो है वो आपको फीचर देखने को मिलता है और वो है क्रॉप और गीजार्ड का पाया जाना, राइट? तो देखिए डी एव्स यानी कि जो बर्ड्स वाला हमारा क्लास है उनमें क्रॉप और गीजार्ड डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों पाया जाता है। The digestive tract of aves has the additional chambers in their digestive system as a crop and gizzard. देखिए बर्ड्स जब दाना खाती है ना, वो छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं उनको खाती है। अब इनका जो ये जो क्रॉप और गिजार्ड होता है ना, उसको काफी अच्छे तरीके से मेस्टिकेट करता है फूड को। यस, डी एव्स बहुत सारे बच्चों ने बताया, तो उसको मेस्टिकेट करता है। मेस्टिकेट करने का मतलब जैसे चक्की में आप वो गेहूं को पिसते हैं ना, उस तरीके की जो है वो इस सीड्स को वो क्रश करता है ना। और पीजन में जब ये सीड्स को जब ये क्रश कर लेते हैं ना, तो कई बार अपने माउथ से ये वापस उस पर्टिकुलर पेस्ट को निकालते हैं और अपने बच्चे को फीड करते हैं। और ये जो है ना आपका जो सीड्स का जो पेस्ट होता है वो बिल्कुल मिल्क जैसा होता है, जिसको पीजन मिल्क भी कहते हैं, है ना। तो देखिए इनका जो फूड मटेरियल है उसको क्रशिंग के लिए, उसको ग्राइंडिंग के लिए इसकी जरूरत होती है। तो और ऐसा ही नहीं है, ये सीड्स के साथ साथ कुछ छोटे छोटे कंकड़ों को भी जानबूझ के ले लेते हैं और वो इनके जो है ना ये क्रॉप में जो है वो उसको क्रश करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और ये हमें सिर्फ बर्ड्स में ऐसा ये देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल जो है ये ऑर्गन अटैच होते हैं क्रॉप और गिजार्ड। हालांकि ये एलिमेंट्री कैनाल जैसा ही होता है। एक आप देखते हैं कि स्टमक जो है उसके पहले और उसके बाद में ये दोनों ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। Crop is connected to with the storage of grains, whereas gizzard is the masticatory organ in bird used to crush food and grains. स्टोर करता है क्रॉप और gizzard जो होता है उसको क्रश करने का काम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर है, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्म? कौन सा ऐसा एनिमल है हमारे ऑप्शंस में जो कि होम्योथर्म नहीं है? एग्जाम्पल्स देखते ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ए मैक्रोपस, बी चिलोन, सी पिस्टाकुला एंड डी कैमिलस। तो होम्योथर्म बताना है कि कौन सा एनिमल होम्योथर्म इनमें से नहीं है। तो हमारा प्रश्न था विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्म। अगर आप, अब मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम ना पता हो तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर देना। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि आपको साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम फाइलम वाइज आपको याद होने चाहिए। अगर वो याद होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही जल्दी बता लेंगे। देखिए बी चिलोन। अब चिलोन आपका रेप्टिलिया में पाया जाता है, राइट। The two extremes of the animal kingdom are the endothermic homeotherms and ectothermic poikilotherms, है ना। एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स का मतलब होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, और पोइकिलोथर्म्स जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। बाहर का टेम्परेचर जैसा हो
वैसा ही उनके बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जो होम्योथर्म्स होते हैं, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो मोस्ट एनिमल, देखिए ह्यूमंस एज वेल एज बर्ड्स, मैमल्स और बर्ड्स जो है वो आपके एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स है ना। और जबकि आपके इनवर्टिब्रेट्स जो हैं जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और जो है वो आपके एक्टोथर्मिक पोइकिलोथर्म्स है, राइट। तो चीलोन जो है वो आपके रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है। तो वो क्या है आपका एक्टोथर्मिक पोइकिलोथर्म्स है, होम्योथर्म्स नहीं है। चीलोन जिसको टर्टल कहते हैं, देखिए ये क्लास बिलोंग करता है किस क्लास को बिलोंग करता है? रेप्टिलिया, क्योंकि पोइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following animals does not undergo metamorphosis? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ऐसा जैसे मेटामॉर्फोसिस का मैं एग्जांपल आपका एम्फीबिया के केस में बताता हूं। एम्फीबिया में देखिए एग फ्रॉग ले करता है, एग में से थोड़े दिनों के बाद टैडपोल निकलता है ना, लार्वल स्टेज, और फिर वो धीरे धीरे जो है वो एडल्ट में बदलता है। तो एडल्ट में बदलने की बहुत सारी स्टेजेस होती है। टैडपोल जब होता है उसमें देखते हैं कि उसकी टेल पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्टहुड में चेंज होता है, आपने कभी देखा नहीं होगा कि एडल्ट फ्रॉग में टेल पाई जाती है ना, तो टेल धीरे धीरे वो चली जाती है, क्योंकि जब तक टैडपोल लार्वा जो होता है वाटर में पाया जाता है, उसको स्विम करने के लिए टेल की जरूरत होती है। लेकिन जब फ्रॉग लैंड पर आ जाता है तो उसको टेल की कोई आवश्यकता नहीं है, तो धीरे धीरे टेल जो है वो खत्म हो जाते हैं, है ना। और इस तरीके के जो चेंजेस हो रहे हैं कि पहले एग हुआ, फिर देन लार्वल स्टेजेस आई, देन मेटामॉर्फ चेंज होकर फिर वो एडल्टहुड में चेंज हुआ, ये जो है चेंजेस मेटामॉर्फोसिस के। अब ऐसा ही चेंज आपको कहां और देखने को मिलता है? मेटामॉर्फोसिस आपको आर्थ्रोपोडेंस के केस में भी देखने को मिलता है। अगर आप लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की पढ़ें या फिर सिल्क वर्म की पढ़ें, सिल्क मॉथ की पढ़ें, तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। अर्थवर्म, ट्यूनिकेट्स, स्टारफिश एंड मॉथ, ये इसके ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि किसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं देखा जाता, नहीं पाया जाता। हमारा प्रश्न था कि किसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं देखा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म के केस में हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता है। मेटामॉर्फोसिस रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। यहां पर लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में हमें चेंज देखने को मिलता है, यानी कि लार्वल स्टेजेस पाई जाती। अर्थवर्म के केस में हमें कोई भी लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलती। एनिमल दैट परफॉर्म द मेटामॉर्फोसिस आर सेड टू हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये मैंने पहले भी बताया कि जिन भी ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेजेस पाई जाती है वहां पर आपको कहना है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, और जहां पर कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती, जो भी आपका जो यंग वन आ रहा है वो बिल्कुल एडल्ट जैसा दिखता है, लेकिन उसका साइज छोटा है ना, वो छोटा है अभी, लेकिन वो उसमें जो भी फीचर्स होते हैं उसके बॉडी के वो बिल्कुल एडल्ट जैसे हैं, तो आप कहेंगे ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इंक्लूड इन इंसेक्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैगॉट इनटू एडल्ट फ्लाई एंड कैटरपिलर इनटू बटरफ्लाई, एंड इन एम्फीबियंस चेंजिंग अ टैडपोल इनटू फ्रॉग। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे कि ये मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स के केस में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ट्यूनिकेट्स के केस में भी देखे गए, है ना, ट्यूनिकेट्स के केस में भी हमें देखने को मिलते हैं। अर्थवर्म जो है देखिए डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती, इसलिए आप कहेंगे कि यहां पर तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा आ चुका है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट फीचर्स जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है बायलेटरल सिमेट्री। थर्ड है ट्रू सीलोम विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। अब कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल्स ग्रुप विच पोजेसेस
ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक, आपको वो पर्टिकुलर फाइलम बताने हैं जिनमें कि ये तीनों फीचर्स पाए जाते हैं, है ना। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ए ऑप्शन। बी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। सी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। एंड डी ऑप्शन कहता है एनेलिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो हमारा प्रश्न था कि इस सारे फीचर्स को कंसीडर करके हमें बताना है कि ये सभी फीचर किस पर्टिकुलर फाइलम को बिलोंग करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर है ए एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? एनेलिडा से। डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी सिस्टम यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा सभी में पाया जाता है ना। आप इसको बीच से, सेंटर एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के केस में। एनेलिडा ऑर्गेनिजम्स को भी, आर्थ्रोपोडन्स को भी और कॉर्डेटा के ऑर्गेनिजम्स को भी। थर्ड फीचर था ट्रू सीलोम। एनेलिडा में भी ट्रू सीलोम पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा में भी ट्रू सीलोम पाई जाती है, राइट, और आपके कॉर्डेटा में। Organ system of organization, bilateral symmetry, true coelomate with segmentation body are found in annelids, arthropods and chordates. Mollusca, the body is unsegmented. Options थे ना मोलस्का के, तो वहां पर जो है आपका जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है, कोई भी सेगमेंट्स जो है वो उनमें नहीं पाई जाती मोलस्का के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन है वो कैसा है? Match the column type of question. Match the following organisms with respective characteristics. यहां पर आपके कॉलम 1 में ऑर्गेनिजम्स के नेम्स दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में उसके रिस्पेक्टिव फीचर्स। तो यहां पर देखिए हमारा है पहला ऑर्गेनिज्म ए पाइला, बी बॉम्बिक्स, सी प्लूरोब्रैकिया एंड डी टीनिया। और जो नेक्स्ट हमारा है यहां पर कॉलम, उसमें जो फीचर्स हैं वो है फ्लेम सेल्स, सेकेंड कॉम्प्लेट्स, थर्ड रेडुला एंड फोर्थ है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो इसी को आपको मैच करना है ना, इसके फीचर्स को मैच करके बताना है। तो हमारे ऑप्शंस ए बी सी डी यहां पर दिए गए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। ये हमारा प्रश्न था, हमको इसको मैच करना था। तो देखिए पाइला, पाइला बिलोंग करता है मोलस्का को, इसमें जो रेस्पिंग ऑर्गन होता है वो रेडुला होता है ना। बॉम्बिक्स, मालपीजियन ट्यूब्यूल, ये एक इंसेक्ट्स है ना, और इसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। प्लूरोब्रैकिया टीनोफोरा है और इसमें कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं। तो सी का मैच 2 के साथ हो जाएगा। टीनिया, टीनिया जो है वो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज को बिलोंग करता है, फ्लैटवर्म्स, राइट, और इसमें फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इससे मैच हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन ए का थर्ड के साथ मैच है, ए का रेडुला, पाइला मैच विद रेडुला, बी का फोर्थ के साथ मैच है, बॉम्बिक्स का मैच है मालपीजियन ट्यूब्यूल के साथ, और सी प्लूरोब्रैकिया का मैच है कॉम्प्लेट के साथ, और डी टीनिया का मैच है हमारे फ्लेम सेल्स के साथ। सॉल्यूशंस, पाइला मेंबर मोलस्का को बिलोंग करता है और इसमें रेस्पिंग ऑर्गन पाए जाते हैं जिसको रेडुला के नाम से, प्लूरोब्रैकिया ऑर्गन है, और टीनिया जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज को बिलोंग करता है और इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स, फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के बायोलॉजी के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है। अभी आपकी जो हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, हमारी फैकल्टी यहाँ पर अभी 2 मिनट में मौजूद होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और फिर आप यहाँ पर केमिस्ट्री की जो है वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।